निधि जी, आपकी तबीयत ठीक है? सर बहुत खांसी आ रही है अभी भी। तो फिर आप जो है ना, ये इसको आप डॉक्टर आरती का नंबर है ही आपके पास, आप उनसे हीलिंग लो पहले। सर मैंने अभी कॉल किया था, मैम बोल रहे हैं कि 1:30 तक करें कॉल, 1:15। तो वो क्लास में ही है, क्लास में ही है आरती। मैं एक अलग कमरे में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, वो दूसरे कमरे में। नहीं, अभी अभी जस्ट हमने उनको ही कॉल किया। अच्छा, तो आप ठीक है, आप अपना जो है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपका क्लास जो है ना, एक दफे आरती अलग लेगी, ये तो मैं थ्योरी ले रहा हूँ, तो इसलिए आप इसको सुन लो अभी, फिर आपका जो है ये पूरा पार्ट सर अलग से मैंने कल करेगी। दवाई ली हुई थी, तो मुझे कल ना नींद आ गई, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या चला होगा सेशन में। कोई बात नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग मैंने आज डाल दी है ग्रुप में, आप तो ग्रुप में ऐड कर दिया ना मैंने आपको। अच्छा। हाँ, तो वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है क्लास की, कल और परसों में क्या क्या कराया था। ठीक मैं है। थ्योरी की क्लास लेता हूँ, डॉक्टर आरती प्रैक्टिकल करवाती है, हीलिंग, स्कैनिंग, वो सारे के सारे उसका। तो जो उनका प्रैक्टिकल वाला क्लास है, वो वीडियो देखकर भी जो है वो नहीं आएगा। वो उसमें मेरा थ्योरी तो एक दफे को वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है ना, तो आप अपना हीलिंग करा लीजिए, और फिर हम उसके तौर पे उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। तो भारती जी, आपने फिर रिवाइज भी नहीं करा, म्यूट कर लीजिए आप, निधि जी। तो आपने फिर रिवाइज भी नहीं करा होगा कल का भी। रिवाइज किया था, पर बहुत ज्यादा मतलब खुद को ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे मैंने वो तो रिवाइज किए, बट मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे था कि मैं एक बार और सुनूं तो मैं ढंग से उसको वो कर पाऊं, इसलिए चलिए, कह वो रही थी डिटेल तो वीडियो। मैंने शेयर कर ही दी है। तो हाँ आप जी, अभी डे मैं वन आज और डे उसको टू की सारा, वीडियोस मैंने शेयर कर दिया है, वो आप देख लीजिए। तो हाँ श्वेता जी, शाम एक को। दफे कल का रिवाइज करवा दीजिए। हाँ जी। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे एक शब्द ब्रह्म होता है और कैसे एक परम ब्रह्म होता है। शब्द ब्रह्म से का जो रूट होता है या जो क्रिएटर होता है वो परम ब्रह्म होता है। लेकिन अक्सर हम परम ब्रह्म को डायरेक्टली नहीं जान पाते, हम बस अज्यूम करते हैं वो है, और हम उसे किसी भी नाम से बोल सकते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ वी आइडेंटिफाई, एज लॉन्ग एज वी आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट वहां पे ज्यादा जरूरी है कि वो है और कोई ऐसी पावर है जो सब कुछ चला रहा है। नाम उसका हम कोई भी रख सकते हैं। और फिर हमने बात करी थी फ्री विल के बारे में। जो फ्री विल हमें ईश्वर देते हैं या भगवान देते हैं, और वो फ्री विल जो होती है उसके होते हुए वो हमें समझा सकते हैं, हमें एजुकेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, बट हमें फोर्स नहीं करते टू डू समथिंग और टू थिंक समथिंग। वो हमें सारी चीजें ला के दे देंगे, लॉजिकल कंक्लूजन, एनालिसिस की, ये देखो ये देखो ये देखो, और अपना कंक्लूजन बनाकर खुद जिंदगी में आगे बढ़ो। हमारे शरीर, हमारे बेसिकली बॉडी में 3 शरीर होते हैं या 3 एलिमेंट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे बीइंग के। वो होता है शरीर, जिसको हम स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी, क्रॉस बॉडी हमारे बोलते 3 हैं। शरीर होते हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं। तो हाँ। एक स्थूल शरीर हो गया जो फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी जिसे हम जानते हैं। उसके 5 एलिमेंट होते हैं, एयर, फायर, वाटर, अर्थ और स्काई। फिर दूसरा होता है मन या सटल बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी मानते हैं। और वो मन के जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं वो होता है स्काई, एयर, फायर, टाइम और डायरेक्शन। आत्मा, जिसे हम कारण शरीर या कॉजल बॉडी कहते हैं, उसके हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं स्काई, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। तो अगर हम इन सारे 15 एलिमेंट्स को देखें तो इसके ओवरलैप की वजह से टोटल में 9 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्ले करते हैं, और 9 चक्रास होते हैं एक एक एलिमेंट के अगेंस्ट। कारण शरीर जो होता है वो बेसिकली एक, उसका एक पर्पस होता है। और जब हमारे तीनों शरीर या तीनों एस्पेक्ट्स को एग्जिस्ट करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है विथ कॉन्शियसनेस। फिर उसके आगे हमारे तीनों शरीर कोएग्जिस्ट करते हैं हमेशा। हमेशा, लेकिन जब वो एक्शन में या यूजेज में आते हैं मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द 3 बॉडीज। इस समय आपकी कॉजल बॉडी एक्टिव है, आपका सटल बॉडी एक्टिव है, या आपकी ग्रॉस बॉडी एक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन है। ये तीनों हर एक स्थिति में एक साथ एक्टिव रहती है।
अटेंशन जिधर की तरफ होता है, अटेंशन ग्रॉस बॉडी में है या सटल बॉडी में है या कॉजल बॉडी में है। आप कार चला रहे हैं, कार चलाते चलाते जो है आपका ध्यान कहीं चला गया, कार ऑटोमेटिकली चल रही है। एक्सीडेंट की कोई स्थिति होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी ब्रेक दबा देगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, बट सडनली आपको ध्यान आएगा कि आपका ध्यान कहाँ चला गया। तो इट इज जस्ट तीनों बॉडीज के तौर पे हमेशा वो एक्टिवली कनेक्टेड रहते हैं, उस एक्टिव कनेक्शन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारी अटेंशन कॉजल बॉडी पर नहीं जाती है, इसलिए कॉजल बॉडी का जो अवेयरनेस है वो इम्पैक्ट नहीं होता। कॉजल बॉडी तो अपना काम कर ही रही है, उसी तरह से हमारी अटेंशन जब सटल बॉडी पर नहीं जाती, हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हमारा हाथ कट गया, सब्जी काट रहे थे, सब्जी काटते काटते ध्यान कहीं और चला गया, हाथ कट गया। हाथ कटा तो क्यों कटा? क्योंकि हमारी अटेंशन जो है वो सटल बॉडी की बजाय किसी और उसमें चली गई, डोमेन में। तो फिजिकल बॉडी और वो जो है वो एकदम से इम्पैक्ट हो गए। तो ये 3 in 1 है, मतलब ये हमारा शरीर जो है ये 3 in 1 है, ये एक्टिव 3 in 1 है। सिर्फ अटेंशन का स्पैन मूव होने की वजह से हमें नहीं पता चल पाता। ठीक है। फिर हमने कवर किया था कि कैसे अग्नि, फायर और लकड़ी, वुड, दोनों दिखते तो अलग हैं बट होती एक ही चीज है। दोनों का जो एलिमेंट होता है वो सेम होता है। एक में अग्नि जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में होती है, एक में अग्नि के अंदर फायर जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में हमें मिलती है, और लकड़ी में वही अग्नि या फायर पैसिव फॉर्म में अवेलेबल होती है, इनडायरेक्ट फॉर्म में, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन उसका पर्पस या उसका एलिमेंट वही होता है। और फिर आपने स्काई की प्रॉपर्टी बताई थी कि साउंड है और वो ट्रैवल करता है इन द स्फीयर ऑफ ऑल 3 बॉडीज, बट हमने बाकी के एलिमेंट्स का वो नहीं किया था। फिर हम आ गए थे 9 मैंने ये चक्रों बोला था कि ये तीनों शरीर के अंदर स्काई एलिमेंट कॉमन है। कॉमन है। हाँ, इसकी स्काई की प्रॉपर्टी साउंड है, साउंड है, इसलिए साउंड इज द मीडियम जो कि तीनों बॉडीज के अंदर कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करता है। ट्रैवल करता है। और साउंड जो है वो ओरिजिनेट होती है थॉट से। ओके, साउंड ओरिजिनेट होती है थॉट से। तो एक्चुअली हम उसको साउंड मानते हैं, बट इट इज थॉट which is common in all the 3 domains. फिर हमने 9 चक्रों की बात करी थी और हमने पहला उसके बीज, उसका एलिमेंट और उससे कनेक्टेड जो नवदुर्गा का रूप होता है हमने वो डिस्कस किए थे। पहला था सहस्त्रार बंध, उसका एलिमेंट है मन, मम बीज है, म और उस पे अंक की मात्रा, और सिद्धिदात्री जो है वो उससे कनेक्टेड देवी है। दूसरा है सहस्त्रार चक्र कुला, आत्मा एलिमेंट है, शम बीज है, षटकोण वाला शम, और महागौरी उसकी देवी है। लंबिकाग्र चक्र टाइम एलिमेंट है, कम बीज है, कालरात्रि देवी से कनेक्टेड है। फिर है आज्ञा चक्र, डायरेक्शन एलिमेंट है, तम बीज से कनेक्टेड है, और स्कंद माता उसकी देवी है। फिर 5वें पे मूलाधार आता है, स्काई एलिमेंट, लम बीज, चंद्र घंटा देवी जिस देवी से कनेक्टेड है। फिर विशुद्धि चक्र एयर एलिमेंट, हम बीज, कुष्मांडा। अनाहता चक्र फायर एलिमेंट, यम बीज, देवी कात्यायनी। फिर उसके 8वां है स्वादिष्ठान वाटर एलिमेंट, रम बीज, ब्रह्मचारिणी। 9th मणिपुर चक्र अर्थ एलिमेंट, वम बीज, शैलपुत्री। परफेक्ट।
तो आज खैर चलिए फिर सेकंड नवरात्र भी है। हाँ आपने हाँ, प्लीज 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 फिर कैरी ऑन, आपने मैं इसमें मिस ना कर जो गया था। उसके बाद वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स लिखवाया था, बड़ा कुछ लिखवाया था। मैं तो मेरे ना नोट्स थोड़े वो पीजी पीएचडी टाइप्स होते हैं। नहीं, क्या क्या चीज क्या लिखवाई थी मैंने? फिर आपने वो करवाया था ना जो अक्षर करवाए थे, साउंड 16 वावल होते हैं, और कौन सा 58 वाला ल मराठी टर्म था, आत्मा डिनोट षटकोण से होती है, वो सब लिखा हुआ है इसमें। फिर 10 सेमी वोवल 25 कॉन्सोनेंट कराए थे ना। हाँ, राइट। फिर हमने ये किया था कि नवग्रह वैसे तो एक सैटेलाइट है, एक स्टार है, 5 ग्रह है, 2 राहु केतु, यानी कि नॉर्थ साउथ पोल है, उसको कनेक्ट क्या करता है। फिर हमने वो करा था मोमेंटम एंड लाइट because of the solar system, because of the universe, at the point of creation, at the point of termination. ये सब हमने करा था। परफेक्ट। तो पहली चीज तो ये थी कि हमने जो कल का डिस्कशन था वो प्रश्न उपनिषद बेस्ड था, और प्रश्न उपनिषद में हमने बोला कि इट इज बेस्ड ऑन प्राण। प्राणिक हीलिंग जो है उसमें प्राण की बात करते हैं, रई की कोई भी बात नहीं करता है। एकमात्र प्राण की बात करके आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। जब वो प्राण और रई होगा तब आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलेंगे। एंड दैट्स हाउ हमने वो कल रई का का मीनिंग क्या होता है वैसे? रई वो मथनी को कहते हैं ना, रई। अच्छा अच्छा, मथनी, ठीक है। मथनी रई को कहते हैं। मथनी को अगर ध्यान करना है ना तो उसको ध्यान करने के हिसाब से आप समुद्र मंथन का इमेज जो है अपने सामने रखा करो। समुद्र मंथन के इमेज में क्या होता है कि एक पहाड़ होता है, वो पहाड़ जो है उसके बेस में एक कछुआ होता है, उस कछुए की पीठ पर वो पूरा का पूरा बेस रखा होता है। एक नाग होता है, नागराज वासुकी, जो पूरे पहाड़ से अपने आप को लपेट कर है, और वो जब उसको दो तरफ से खींचते हैं तो पूरा पहाड़ घूमता है। ठीक है। और तीसरा उसमें जो है एक तरफ देवता होते हैं, दूसरी तरफ दैत्य होते हैं। क्लियर है? तो हाँ जी। जो प्राण जो है वो कछुआ है। ओके। ये सारा का सारा चिंतन मनन कब हो पा रहा है? जब हमारे शरीर के अंदर प्राण है। तो आधार जो है वो प्राण हो गया, और रई जो है वो मंथन है। और मंथन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तो चाहिए होते हैं, जैसे कि देवता और दैत्य। तो जब देवता और दैत्य जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो नहीं होंगे, तो परफेक्ट एनालिसिस के लिए दो एक्सट्रीम को टच करना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो दो एक्सट्रीम नहीं होंगी तब तक परफेक्ट एनालिसिस नहीं होगा। क्लियर है? तो हाँ जी। ये तो इसलिए प्राण तो ठीक है, लेकिन रई के बिना जो है परफेक्ट चर्निंग नहीं होगी, और चर्निंग नहीं होगी तो क्या होगा? दूध दूध ही रहेगा, दही दही रहेगा, वो मथ के उसमें से घी नहीं निकलेगा। और वो घी जो है वो उस घी के साथ ही बहुत सारी चीजें, उस घी में विष भी है, उस घी में लक्ष्मी भी है, उस घी के अंदर जो है ऐरावत हाथी भी है, उस घी के अंदर जो है वो कौन सा अश्व है, वैश्वश्वरा क्या नाम था, मैं नाम भूल गया। तो वो उसके अंदर वो भी निकलता है। उस घी के अंदर धन्वंतरी भी हैं, जो औषधि के सबके वो हैं देवता। उस घी के अंदर 14 रत्न निकलते हैं इस पूरे समुद्र मंथन के अंदर, जिसमें एक रत्न लक्ष्मी जी है। तो अगर इसको वैसे लेकर चलें तो मतलब कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं, हमारा एनालिसिस का बेसिस क्या है, पर्पस क्या है, तो वहां से ये वाला पार्ट जो है वो गवर्न होता है। सो ये है। तो मैं दो मिनट आप लोगों के लूंगा, क्योंकि अभी आज सेकंड गुप्त नवरात्र है, तो थोड़ी देर देवी माँ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ताकि जो है। तो हमने जो बात करी थी नवग्रह की, 9 देवियों की, 9 चक्रास की, 9 एलिमेंट्स की, तो उस 9 में जो डोमेन सब जगह कोएग्जिस्ट करती है वो चंड घंटा, चंद्र घंटा या चंड घंटा उनके नाम है, जो साउंड की डोमेन वाली देवी है उनके तौर पे। तो मैंने क्या नोटिस करा था कि
ये जो चामुंडा टर्म जो है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें चंड और मुंड दो हैं, तो ये टर्म बना चामुंडा। ठीक है, तो चंड क्या है और मुंड क्या है? तो ये चामुंडा को अगर हम लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? चा प्लस अंड। और मुंड को कैसे लिखेंगे? मुंड को कैसे लिखेंगे? मु प्लस अंड। तो अंडा जो है उसके साथ चा और मु दो चीजें आती हैं। चा और मु दो चीजें आती है। पहली चीज ये अंडे की शेप, ठीक है, और दूसरी चीज है अंडे का जो आउटर कवर होता है वो किस मटेरियल से बना है। तो हमेशा जब कभी डिस्कशन की बात होती है ना, बोले ये तो वही वाली बात हो गई कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। लेकिन अब वो वाला टाइम खत्म हो गया। साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि अंडे का जो खोल होता है वो जिस मटेरियल से बनता है वो मटेरियल जो है वो बाहर मिलता ही नहीं है, वो मुर्गी के पेट के अंदर ही होता है। तो जब ये वाला चीज आई तभी ये पता चला कि अब सिर्फ मुर्गी ही आई है डायरेक्ट, अब अंडे की कहानी खत्म हो गई। तो पहले मुर्गी आई है। तो उसी तरीके से हमारा पूरा जो भी प्रोसेस है उसमें हम इस बात को करते हैं कि हमारे को इन दोनों एस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। अंडे का खोल मतलब अंडा किस मटेरियल से बना है, कवरिंग उसकी किस मटेरियल से है, क्योंकि जिस मटेरियल को देवी ने खुद बनाया है उसको भेदेगा कौन? मतलब अंडा फोड़ के चूजा बाहर निकलता है। तो इस ब्रह्मांड को अगर आप थोड़ी देर के लिए चूजा मान लो, तो ये ब्रह्मांड जिस अंडे के अंदर था, जिस खोल के अंदर था, जिसको देवी ने, महालक्ष्मी ने या महाकाली या जो भी पराशक्ति, जो भी हम नाम बोले, उसने अगर बनाया तो उसको ब्रेक कौन कर सकता है? उतना ताकतवर कौन है कि उसकी बनाई हुई चीज को तोड़ सकता है? तो वो मटेरियल के अंदर भी रहस्य है। उसी तरह से हमारा शरीर जिस मटेरियल से बना है उसके अंदर भी बहुत सारे रहस्य है। फिर हमारी शेप जो है, हमारी डिजाइन, हमारा पैकेजिंग, हम जैसे दिख रहे हैं, मतलब आप पूरे ग्लोब में कहीं भी ह्यूमन फॉर्म लेकर चलिए तो सब वैसे ही है। मतलब कि हमारी जो वेरिएशन है, कैसे हम एक स्पर्म के जैसे हैं, एक स्पर्म की जो शेप है वही शेप बड़ी होकर एक ह्यूमन रेस के तौर पे आ जाती है, वही शेप एक जानवर में दिखती है, वही शेप इंसेक्ट में दिखती है। वो शेप कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। तो पूरी यूनिवर्स के अंदर उस एक शेप के इम्पैक्ट, मतलब विष्णु जी भी जो है उनका जो पूरा फॉर्म है वो ह्यूमन फॉर्म है। शिव जी है ह्यूमन फॉर्म के हिसाब से, ब्रह्मा जी ह्यूमन फॉर्म के हिसाब से है। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म है, एक सर, दो हाथ, दो पैर, एक पेट, इस तरीके से जो हमारा पूरा शरीर की संरचना है, ये कैसे आई और यही क्यों आई? तो इसके अंदर भी बहुत सारे रहस्य हैं। इन एक एक रहस्य को जैसे ही हम टच करते हैं, हर जगह एक अननोन एलिमेंट निकल कर आ जाता है और वो अननोन एलिमेंट हमें बताता है कि यहाँ पर ये अननोन एलिमेंट का कंट्रोलिंग फैक्टर देवी खुद है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब आते हैं थॉट और इसके ऊपर। एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपने बच्चे से बात कर रही है। बच्चा प्रेगनेंसी के तौर पर है, बच्चा रिस्पॉन्ड भी करता है। जैसे वो मूवी आई थी ऑल इज वेल, नहीं, और मूवी का नाम तो ऑल वेल नहीं, थ्री इडियट्स था मूवी का नाम। और उसमें जो वो थे उसमें वो एक प्रेग्नेंट लेडी थी और आमिर खान बोलता है ऑल इज वेल और वो बच्चा लात मार देता है। तो एक तो ये है कि वो आमिर खान था इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, बट वो जो एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटी में एक बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हर चीज पे रिस्पॉन्ड करता है। तो उस पार्ट को अगर स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने बच्चे से कॉन्टिन्यूसली बात कर सकती है। और जब वो बात करती है तो वो कौन सी भाषा में बात करती है? भाषा कौन सी होती है? थॉट की है उसकी, अभी तो सोच रही है, जो वो उसी के थ्रू जा रहा है ना। राइट।
तो भाषा जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट थॉट है, और भाषा का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो लैंग्वेज है, साउंड बेस है। तो थॉट और साउंड जो है वो एक विजिबल पार्ट है, एक इनविजिबल पार्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग थॉट हो गया और एंडिंग साउंड हो गया, आपके मतलब पास जो पेन है, बाहर मुझे आके पेन दे बैठते हैं। दीजिए जरा, हम्म, जो आपके पास में पेन है वो मुझे दे दीजिए, ओके। दे दीजिए, मतलब इसमें क्या दिक्कत है। लीजिए। तो आपका जो पेन है वो मेरे तक नहीं आ रहा है, लेकिन आपका थॉट मेरे तक आ रहा है, मेरा थॉट आप तक जा रहा है, लेकिन वो जो पेन है आपके हाथ में वो पेन नहीं आ रहा। पर आप थोड़ी देर को ये सोचिए कि अगर आपके हाथ में ये पेन नहीं होता तो क्या आप कुछ दे पाती या ले पाती। हम लेन देन की बात क्यों कर रहे हैं, हम लेन देन की इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ तो होना ही चाहिए ना पास में, कुछ भी ट्रांसफर करने से पहले कुछ होना तो चाहिए, एक्सचेंज तो आप तभी करेंगे। और हमें स्कूल की किताबों में बचपन से पढ़ाते थे कि आप, भाषा क्या होती है, बोले भाषा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होती है, विचारों का आदान प्रदान को हम वो कहते हैं, भाषा कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान को हम भाषा नहीं कहते, विचार की उत्पत्ति एवं आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। अब जिस विचार की उत्पत्ति से आपको ईश्वर का पता चला, जिस विचार की उत्पत्ति से आपको ईश्वर का पता चला, ईश्वरीय शक्ति का पता चला, उस ईश्वरीय शक्ति को हम क्या कहते हैं, बीज मंत्र। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है प्रश्न उपनिषद के बाद वाली, वो है बीज मंत्र। ठीक है, तो अब हम प्रश्नोपनिषद पे, श्वेता जी कल आपके क्वेश्चंस थे प्रश्नोपनिषद के, जो 5-6 क्वेश्चन आपने बोले थे कि मेरे तो क्वेश्चन दे। बेसिकली सर इसमें है, बट वो अभी हो नहीं पाएंगे, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि क्या है, जैसे इसके अंदर आपने हाउ डिड लाइफ बिगिन फर्स्ट प्रश्न था, तो जैसे लाइफ बीइंग्स आर क्रिएटेड, तो प्रजापति ने जब प्राण और रई क्रिएट किए थे, तो वो नहीं, जैसे इसमें ना नीचे की तरफ जहां पर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ना कुछ कुछ चीजें हैं, बट वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा मेरे को लगता है, अभी ऑलरेडी 1 बज गया है। अच्छा ठीक है, तो इसको कल कर लेंगे इस वाले पार्ट को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरा का पूरा प्राणिक हीलिंग इसी बेसिस, इसी फिलॉसफी पर है। हमारा जो भी हम स्कैन करने के तौर पर लेकर चल रहे हैं, आज एक्चुअली हमने शुरुआत भी करते करते शायद 12:30 से ही करी है ना शुरुआत भी, हाँ शायद आज लेट हो गया सर। जी, आज लेट हो 12:20-25 गया पे हुआ था, जी। हाँ। तो खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा जो वो थॉट, जिस थॉट से हमें ईश्वर का पता चलता है, वो थॉट को हम बीज मंत्र कहते हैं। अब हमारा आ गया सेकंड स्लाइड, जो कि बीज मंत्र है, प्रश्नोपनिषद के बाद की स्लाइड है। प्रश्नोपनिषद वाला पार्ट हम कल करेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट कल सब लोग टाइम से कनेक्ट करेंगे। सर so बीच that में कि सतराज तम क्या है? हमारे 3 डोमेन होते हैं ना, सत, रज और तम। अच्छा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ठीक है। तो ये उसका इसका concept। इसका जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी कैसे है, ईश्वर की सत्ता जब शुरू हुई हम्म। तो ईश्वर का एक अननोन पार्ट था और एक नोन पार्ट था। अच्छा। हम नोन अननोन ही करते हैं ना, हमें कितनी चीजें पता है नोन, हमें कितनी चीजें नहीं पता वो अननोन। हम्म। तो ईश्वर जो है जब अननोन डोमेन में था उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, हम्म। और जब वो नोन डोमेन में आ गया उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। ये ध्यान रहेगा ना, ये वाला पार्ट, निर्गुण और सगुण। ठीक है। जहां जहां आप स पढ़ते हैं उसको षटकोण का श पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी रहेगी हमेशा। ठीक है तो सर। सगुण को आप पढ़ेंगे कैसे, शगुण। शगुण। ठीक है,
षटकोण का ष कहां पर हम यूज करते हैं? जहां हम विशेषता या विशेष उत्पत्ति की बात करते हैं। जैसे संस्कृत का टर्म हो गया विष, ठीक है, विष का मतलब क्या होता है? जहर। हाँ, बट विष में षटकोण के ष लगाने की क्या जरूरत थी? शहद का ष लगा देते, क्योंकि विष क्या उत्पन्न करता है? सर विष से ही तो शिव तक पहुंचते हैं हम। अरे वो सिर्फ वो छोड़िए, तो फिलॉसफी हो गई, दूर हो गई, पहले स्टेप पर रुक जाइए। जहर उत्पन्न करता है। विष क्या उत्पन्न करता है? जहर। विष जहर नहीं उत्पन्न करता, विष खुद ही जहर जहर होता है। होता विष है। तो जहर ही होता है। विष उत्पन्न क्या करता है? षटकोण का ष वहां प्रयोग होता है जहां पर कुछ भी विशेष उत्पत्ति होती है, कुछ उत्पन्न हो रहा है तो, और विशेषता के साथ है तो, दोनों सिचुएशन में षटकोण का ष आएगा। निधि जी कहेंगी पता नहीं कहाँ फंस रही हूँ मैं, कौन सी क्लास चला रखी है ये। निधि जी हमारी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग करती हैं एंड एस्ट्रोलॉजी नहीं है हाँ। मेरा, एस्ट्रोलॉजी नहीं आता मुझे सर, लेकिन ये आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना नहीं आ रहा, अभी आप सुन लो, आप कोई, हाँ ये आपको ये वाला पार्ट मैं अलग से इसको पूरा का पूरा करूंगा, तो क्योंकि पहले आपको हीलिंग वाले पार्ट को पकड़ना है, फिर ये थ्योरी पे चलेगा। तो इसलिए मैंने कहा बस आप म्यूट करके रखना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना मैं ही उस पर बात करूंगा। अच्छा तो लग रहा है, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना तो लग रहा है कि कुछ तो भी है। हाँ, मतलब ये टोटल बाबा जी वाला मटेरियल है। उसके बाद जब आप इसके अंदर एक दफे चले जाओगे तो सारी सिद्धियां अपने आप ही अंदर जागृत हो जाएंगी। इसलिए मैं इस पॉइंट पे लाता हूँ सबको, बिकॉज हमारी हीलिंग एबिलिटी होती है। हम किसी, जैसे पुराने उसमें आप सुनते थे ना कि वो बाबा जी थे, उन्होंने देखा एक जख्म, उन्होंने जख्म के ऊपर हाथ फेरा और एकदम से जख्म भर गया। तो ये एबिलिटी हम सबके अंदर होती है, बड़ी कॉमन है, इसके लिए कुछ चाहिए नहीं। बट कुछ चीजें अंदर की ट्वीक करनी होती है, वो मैं ट्वीक करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप अभी हम भी ऐसे ही बन जाएंगे फिर तो। हाँ, वो हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, हमारे यहाँ सारे ही होते हैं। बट ये है कि आप थोड़ा जो है अभी उसके हिसाब से बढ़ते हैं। तो विष जो है, आप म्यूट कर लीजिएगा, तो आप विष जो है क्या उत्पन्न करता है? सर नहीं पता, आप बता दो। अरे विष मृत्यु उत्पन्न करता है भाई। अगर विष हमारे अंदर चला गया तो वो मृत्यु उत्पन्न करता है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, 1 मार्क क्वेश्चन है। सर 1 मार्क क्वेश्चन में हम लोग हमेशा डूबते हैं ना, आपको पता है ना, 10 मार्क वाले हमेशा पूरे सही होते हैं। हम लोग सब फिलोसोफर्स एट हार्ट हैं। हाँ, तो विष जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, इसलिए वहां पे षटकोण का श लगा हुआ है, ठीक है। अब विष के अंदर 2 टर्म है, षटकोण का श और व। अब ई की मात्रा जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, व के ऊपर। अब षटकोण की मात्रा, वो छोटे ई की मात्रा जो है वो हम षटकोण के श पे लगा देते हैं। ई की मात्रा जो है वो जब इधर आ गई तो ये शव जो है वो शिव बन गया। तो जैसे ही हमारे अंदर विशेषता बढ़ी, ये षटकोण का श बढ़ा, तो हम शव से शिव हो गए। तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है वो उसका प्राकट्य है। क्लियर है? तो ये षटकोण का श हर उस जगह प्रयोग होगा जहां पर कि हम इसको विशेषता या विशेष उत्पत्ति के लिए यूज करते हैं। इसलिए मैंने शिव सबको बोला कि शिव जो है उसको षटकोण के श से लिखेंगे तो शिव की पावर बढ़ जाएगी, और षटकोण का श और व, इनको दोनों को जोड़ के जो बीज मंत्र बनेगा वो श्वी बीज मंत्र बनेगा। आधा षटकोण का श, आधा व, मतलब व और षटकोण का श दोनों को जोड़ के बड़ी की मात्रा श्वी बीज आ गया।